नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड की 10th 12th की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th के एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और अब तक की मेरी 2 वीडियोस में आपने ये सेक्शन बी तक सॉल्व कर लिया है। आई होप कि यहाँ तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ में जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिलेटेड टू टॉपिक क्लियर करते जाएं। इवन जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं उनमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ऑप्शंस को सॉल्व करें ताकि कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाएं। आज हम करेंगे सेक्शन सी की शुरुआत। तो सेक्शन सी जो कि 3 मार्क्स ईच क्वेश्चंस इसमें से होते हैं इस सेक्शन से। सो वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस जो 26 से लेकर के 31 तक जो क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ हमारे कुछ कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 26 क्वेश्चन है जो कि एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने से रिलेटेड है। देन फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये 27 का फर्स्ट है। 27 का और पार्ट भी हमारे पास है। तब एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, फिर एक मीन जो है कि स्टेप डेविएशन का यूज करके मीन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। एंड देन एक सर्कल से भी हमारे पास क्वेश्चन है और एक चॉइस में क्वेश्चन है और 31 क्वेश्चन जो है वो फिर से एक 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है। तो ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 31 तक आपका जो है सेक्शन सी है। इस सेक्शन सी के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम लोग कंसीडर करेंगे और डिटेल में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। तो हम ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले 26 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो 26 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, इसको हम अलग से ले लेते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमने अब अलग से ले लिए हमने क्वेश्चन। तो ये 26 जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट की समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज ये एक बिल्कुल कंपलसरी क्वेश्चन है, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदर इट इज रूट 2, रूट 3, रूट 7, इन सब के लिए एक ही तरीका, रूट 5 तो ये है ही। सो इन ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। सो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम लोग यूज करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। तो हम क्या करते हैं जब क्वेश्चन शुरू करते हैं, सो हाउ वी स्टार्ट विद, सो वी राइट लेट दिस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल तो प्रूफ करना ही है, तो हम इसको रेशनल मान लेते हैं, रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है तो इसे हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। एंड रेशनल नंबर जब हम लेंगे इसे, तो क्या करेंगे, दिस रूट 5 विल बी रिटन एज p बाई q। कोई भी रेशनल नंबर जो है वो p बाई q के फॉर्म में होता है, where this q is not equal to 0 and p and q are co-prime। ये को प्राइम लेना यहाँ पर इसलिए है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो को प्राइम आर दोज नंबर्स where there is 1 is the only common factor। ठीक है, only 1 is common factor। so इन दोनों नंबर्स में p एंड q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हम कह रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर रूट 5 को एक रेशनल नंबर मान लिया है। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, वी राइट रूट 5 q
इज इक्वल टू पी, और यू कैन से, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, p इज इक्वल टू √5q। स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा p स्क्वायर एंड अदर साइड वी विल गेट 5q स्क्वायर। p स्क्वायर इज 5q स्क्वायर। इस तरह से हमें ये मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो p है, p स्क्वायर है, दिस इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 टाइम्स समथिंग आ रहा है। सो फ्रॉम हियर what is the conclusion? p square is divisible by 5। तो p स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो गया, तो p स्क्वायर जो है वो 5 टाइम्स समथिंग है, सो 5 से डिविजिबल है। तो एक थ्योरम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे उस थ्योरम का केवल हमने यूज कर लेना है, कि इसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। वैसे इफ, ये थ्योरम कहती है कि इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज divisible by some number, divisible by कोई भी नंबर मान लेते हैं b, then that number is also divisible by, यानी a is also divisible by this b। तो ये थ्योरम का यूज करते हुए हम यहाँ पे बोलेंगे, what we say here, this implies this p is divisible by 5। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा, क्योंकि स्क्वायर में वही नंबर 2 बार रिपीट होता है। तो p इज डिविजिबल बाय 5। सो व्हाट डज इट मीन? अगर p 5 से डिविजिबल है तो p को हम कुछ लिख सकते हैं 5 टाइम्स समथिंग k, 5 इंटू समथिंग, 5 टाइम्स कोई नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। so p is 5k हमने कहा, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। p स्क्वायर इज 25k स्क्वायर। तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, सो वी गॉट p स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। बट अब यहां से देखिए आगे, आपको मालूम है कि p स्क्वायर इज ऑलरेडी 5q स्क्वायर, but this p square is already equal to 5q square, हमने किया हुआ है यहाँ पे। this implies, तो p square जहां पर है वहां पर हम 5q square लिखते हैं। so we write 5q square is equal to 25k square। 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय 5, से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है, 25k स्क्वायर हमने लिया था, p स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है, तो ये यहां से हमें 5k स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? इसका कंक्लूजन निकालते हैं। इट मींस q स्क्वायर इज 5k स्क्वायर, मींस दिस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तभी ये 5 टाइम्स समथिंग आ रहा है, डिविजिबल बाय 5। एंड अगेन अप्लाई द सेम थ्योरम। तो ये थ्योरम हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसी की अगर बात करें तो ये कहती है कि दिस q is also divisible by 5। अभी इससे पहले हमने देखिए क्या किया, हमने यहाँ पे जो लाइन प्रूफ की है, जो स्टेटमेंट आया हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज p is divisible by 5। द अदर स्टेटमेंट सेज this q is also divisible by 5, सेकेंड स्टेटमेंट। व्हाट डज इट मीन? इन दोनों से हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम these two statements, from 1 and 2,
from 1 and 2, 5 is a common factor, कि दोनों ही डिविजिबल हो रहे 5 से, तो 5 जो है दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। सो 5 जो है वो Q में और P में कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास इस P में एंड दिस Q। बट देखिए शुरू में जब आपने स्टेटमेंट दिया तो उस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि दिस P एंड Q आर को-प्राइम। को-प्राइम मीन्स इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, सो कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ हम दिखा रहे हैं कि 5 कॉमन फैक्टर है। सो इसका मतलब है विच कॉन्ट्रेडिक्ट्स, इसको हम कॉन्ट्रेडिक्शन करना बोलते हैं, हम यहाँ लिखेंगे विच कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर एजम्पशन और हाइपोथेसिस। हमने एक एजम्पशन ही किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट, क्योंकि 5 जो है कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, जबकि हमने कहा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है नहीं। सो विच कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर एजम्पशन, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है, मतलब हमारी जो एजम्पशन थी कि हाँ ये एक रेशनल नंबर है, सो विच कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया, therefore this root 5 is an irrational number। क्योंकि अगर हमने अपने स्टेटमेंट में जो कहा था शुरू में कि ये जो 5 है, रूट 5 है, ये एक क्या है, रेशनल नंबर है, ऐसा एजम्पशन किया था हमने इस जगह पे यहाँ, तो ये हमारा एजम्पशन था, लेट हमने कहा था। और अब हमारा चूंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, therefore this is an irrational number। ये हमने ये प्रूफ किया कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ, जो कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो 27 जैसा कि हमने देखा था क्वेश्चन, 27 को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। ये ऑप्शन में क्वेश्चन था हमारे पास, तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट अभी ले लिया है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। सो लुक एट द क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। सो इफ यू सी द क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स। देखिए जब वाई एक्सिस आप कभी समझते हैं तो वाई एक्सिस का मतलब क्या है। वाई एक्सिस अगर आप देखेंगे तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका वाई डैश है, ये एक्स है, एक्स एक्स यहाँ है और एक्स डैश यहाँ है। तो वाई एक्सिस का मतलब है इस पूरी वाई एक्सिस में आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऑन वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यही हमने कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते वक्त। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट है, मैं एक सिंपल सी लाइन सेगमेंट यहाँ पे बनाता हूँ, जिसमें हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं जो कि 4, -5 है, अदर पॉइंट इज -1, 2 एंड वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड बाई वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन। तो वाई एक्सिस अगर कहीं किसी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो मान लीजिए वो ये पॉइंट है इस जगह पे, दिस इज सी। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि यहाँ पे 0, y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि x पार्ट 0 होगा, ये हमने पहले देख लिया। और इस तरह की क्वेश्चन में जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो हम m रेशियो n भी ले सकते हैं, कुछ लोग m रेशियो n लेके करते हैं, हम कहते हैं बहुत सिंपल तरीका है, आप k रेशियो 1 ले लें, तो ये बड़ा आसान हो जाता है जब k रेशियो 1 से करते हैं, k की वैल्यू ही हमारा वो रेशियो बन जाती है। तो सेक्शन फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है आपसे, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर x2 y2 एंड दिस रेशियो इज m रेशियो n, तो जो x वैल्यू होती है, यानी जो बीच के आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं x, y इस पॉइंट के, जो कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो x होता है mx2 nx1
divided by m plus n. Similarly, y is equal to my2 plus ny1 अपॉन m plus n. तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है. जब mx2 करते हैं, मतलब m को x2 के साथ, यानी इधर जो नंबर है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होता है और इधर जो नंबर है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है. और ये इंटरनल डिवीजन है, क्योंकि इंटरनल डिवीजन ही हम लोग पढ़ते हैं. तो अब हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा. हमारे पास x कोऑर्डिनेट, यानी जो ये x है यहाँ पे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू mx2, यानी यहां से इस k को मल्टीप्लाई करेंगे इस x कोऑर्डिनेट के साथ में, जो कि -1 है. तो ये हो गया k मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस इधर जो 1 कोऑर्डिनेट आप ये देख पा रहे हैं, ये इधर के x कोऑर्डिनेट से, जो कि 4 है, तो 1 into 4 and divided by sum, that is k plus 1. so simplify करेंगे तो k plus 1 यहाँ आके 0 हो जाएगा. so 0 is equal to minus k plus 4. this implies k is equal to 4. so required ratio is, required ratio हमारा जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k रेशियो 1 था तो 4 रेशियो 1. अब इन्होंने ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहला पॉइंट तो 0 ही है, इस y को और निकालना है हमें, जो दूसरा दिख रहा है कोऑर्डिनेट, तो y पार्ट भी हम कर लेते हैं. अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो की जगह अब हम लेंगे 4 रेशियो 1. ये हमारे पास 4 है और यहाँ पे 1 है ही. तो अब हम y निकाल लेते हैं. सो y इज इक्वल टू, ये 4 इधर y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा इस y2 से, यानी इस 2 से, 4 into 2 प्लस ये जो 1 है इस रेशियो में, ये 1 यहाँ के -5 से मल्टीप्लाई होगा. सो 1 into -5 डिवाइडेड बाई 4 plus 1. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा 8 minus 5 divided by 5, that is 3 upon 5. तो y कोऑर्डिनेट 3/5 हो गया. सो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो हमारे पास इसमें आ जाएगा इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज 0,3 upon 5. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो भी क्लियर होता जाए. कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करी है और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. 27 चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन था तो इसके 2 हिस्से हैं. सो लेट अस टेक अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. दूसरा पार्ट ले लेते हैं. तो ये है इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, 27 का बी पार्ट. ठीक है. ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है. सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया हमसे वो चेक कर लेते हैं. सो लुक एट दिस क्वेश्चन. ये कह रहा है लाइन 4x plus y is equal to 4 divides the line segment joining this point and this point in certain ratio. Find the ratio. इसमें भी रेशियो पूछा हुआ है. सो दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस. ये देखिए एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट आपका -2, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है. -2 -1 एक पॉइंट है, अनदर पॉइंट इज 3,5. यहाँ पर जो लाइन डिवाइड कर रही है वो लाइन कुछ ऐसी लाइन है जिस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 4x plus y is equal to 4. ये लाइन डिवाइड कर रही है. सो दिस पॉइंट इज सपोज B, दिस इज C एंड दिस रेशियो इज K रेशियो 1. फिर से वही करना है हमने, K रेशियो 1 का यूज करते हुए ये पॉइंट यहाँ पे निकालना है. X भी निकालना है और Y भी निकालना है, तब फिर K की वैल्यू मिलेगी. कैसे करेंगे जरा देखते हैं. हम वही फिर से यूज करेंगे जो अभी सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में. ये रेशियो यहाँ जाता है और ये रेशियो यहाँ आके मल्टीप्लाई होता है. सो वी राइट दिस x कोऑर्डिनेट, x is equal to this k multiplied by 3, that is 3k
plus this 1 multiplied by minus 1, that is 1 multiplied by minus 2 divided by k plus 1. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. We write 3k minus 2 divided by k plus 1. Similarly, y coordinate लिख लेते हैं. Y coordinate will be this k multiplied by this 5, so this is 5k, and this 1 multiplied by this minus 1, that is minus 1 divided by k plus 1. so ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया. ये x आ गया कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट. बट ये जो x y हैं इस लाइन पर हैं ऐसा कहा गया है, दिस लाइन डिवाइडिंग. सो इस लाइन की इक्वेशन जो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है वो इसको सेटिस्फाई करेगी. मतलब जो आप सिंपल सा काम है, जो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसमें हमें x और y की जगह ये दोनों पॉइंट डाल देने हैं, ये तभी हम k निकाल पाएंगे. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. 4 इंटू x की वैल्यू है 3k minus 2 divided by k plus 1 plus y coordinate, it is 5k minus 1 divided by k plus 1 is equal to 4. Now we have to solve this. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू हम पता करेंगे क्या होगा. एलसीएम ले लेते हैं, that is k plus 1. This 4 is multiplied inside, 4 3s are 12k minus 4 2s are 8 plus 5k minus 1 is equal to 4. Further simplification करते हैं. 12k plus 5k 17k minus 8 minus 1 that is minus 9. ये 4k plus 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4k plus 4. Now we can write 17k minus 4k is equal to 4 plus 9. 17 से आप 4 निकालेंगे तो ये बचेगा आपके पास 13k is equal to 13. k is equal to 1. इसका मतलब जो रेशियो है आपका वो रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो 1:1 है, यानी वो मिड पॉइंट ही है. रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1. k रेशियो 1 था, रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1. इस तरह से ये हमारा 27 का बी वाला पार्ट. तो इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. तो ये आपका 27 का सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया. सो लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. 27 क्वेश्चन के हमने दोनों हिस्से कर दिए हैं. व्हाट इज 28 क्वेश्चन? लेट अस लुक दैट. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28. इसको करते हैं, देखते हैं कैसे होगा. क्वेश्चन नंबर 28. प्रूव दैट. तो ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है. दिस क्वेश्चन इज प्रूव दैट. ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया. cosec a minus sin a into sec a minus cosec a is 1/10a plus cot a. तो इस तरह से क्वेश्चन है. देखते हैं कैसे करते हैं इसको. सो लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 28. तो देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं. अब इस तरह के क्वेश्चन को हम LHS या RHS दोनों को लेना पड़ जाता है. तो कई बार हम LHS से कर लेते हैं, कई बार RHS से कर लेते हैं. सो यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड, यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड, और फिर दोनों से भी कर सकते हैं. तो पहले देखते हैं इसका लेफ्ट साइड क्या है. दिस इज cosec a माइनस sin a, देन मल्टीप्लाई किया है sec a माइनस cos a. सो cosec a और sin a एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. सो वी कैन राइट दिस 1/sin as cosec a is 1/sin माइनस sin a. अदर साइड देखिए, sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. सो वी कैन राइट 1/sin
cos A and minus cos A। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इधर ये हो गया। एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट इज 1 माइनस, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब हमें मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से एक आइडेंटिटी हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दिस इज आइडेंटिटी। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इसे इधर लेके जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बचेगा। हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर लिख देते हैं और इसको साइन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए multiplied, this 1 minus cos square a is sin square a, this is sin square a upon cos a। इस तरह से अगर देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो साइन ए है ये साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर हमारे पास कॉस ए और साइन ए ही बचेंगे, नीचे कुछ बचेगा नहीं। तो हमारे पास बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारे पास। अब देखिए राइट साइड, जो राइट साइड में है वो कुछ अलग है, हम यहां से वहां पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम है अब हमारे लिए। सो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट विद आरएचएस आल्सो। देखते हैं आरएचएस को सिंप्लीफाई करके क्या यहीं पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते इस जगह पे। सो व्हाट इज आरएचएस, आरएचएस इज 1 अपॉन 10a प्लस cot a। फर्दर वी कैन राइट 10 होता है साइन अपॉन कॉस, सो साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉस होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो दिस इज कॉस ए अपॉन साइन ए। आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन, देखिए ये कॉस ए साइन ए आप एलसीएम ले लेंगे नीचे, कॉस ए इंटू साइन ए। तो जब आप कॉस से डिवाइड करने जाएंगे, इस कॉस से डिवाइड करने जाएंगे तो ये कॉस कैंसिल होगा, बचेगा साइन, और ये जो साइन है ये जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस जब इस साइन से डिवाइड करने जाएंगे तो ये साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस, ये कॉस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। दिस इज कॉस स्क्वायर ए जो कि होता है 1। सो 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, तो ये साइन कॉस ए साइन ए चूंकि नीचे डिवाइड में है तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। सो वी विल गेट कॉस ए इंटू साइन ए। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि LHS और RHS दोनों सेम है, देयरफॉर वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल चीजें करनी है। मैं फिर बताता हूँ आपको। एक आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी आपकी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपको सिंपल पता है कि साइन और कॉसेक, साइन एंगल एंड कॉसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन एंड कॉट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसके अलावा टेन को हम साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस किसी भी एंगल के लिए, और कॉट इसका रेसिप्रोकल है। ये कुछ चीजें याद रखनी है, इसके बेसिस पर आप ये बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर
28 we have discussed. Now let us come to question number 29. 29 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन नंबर 29. हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को सेपरेटली इंडिविजुअली डिस्कस कर लें ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाए. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 29. मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड. तो जब मीन निकालते हैं स्टेप डेविएशन से तो मीन में हमारे पास पहला जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट है. डायरेक्ट में हम सिंपल क्या करते हैं, जो मीन लिखते हैं इस बार वी राइट इट एज सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI. अब स्टेप डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा है स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन में हमारे पास एक अज्यूम्ड मीन होता है तो वहां पे x बार इज इक्वल टू हम करते हैं a प्लस. अब स्टेप डेविएशन में हम लोग यहाँ पे सिग्मा FI/DI करते हैं. ठीक है, सिग्मा FI/DI एंड अपॉन सिग्मा FI. ये स्टेप डेविएशन है. ठीक है, इसमें हम यहाँ पे इनटू h भी कई बार कर लेते हैं तो ये सिंपल हो जाता है. h मतलब क्लास साइज. तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि स्टेप डेविएशन से हम करेंगे कैसे इसको. स्टेप डेविएशन में हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है. एक कॉलम है, दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे अज्यूम्ड मीन हमको लेना होगा जो कि हम XI का एक कॉलम बनाए. पहले ये 3 कॉलम हमारे लिए कंपलसरी है. सो दिस इज 0 to 10, फ्रीक्वेंसी इज 6 और इन दोनों का जो मिड वैल्यू हो गया 0 + 10/5 2 5 हो गया. देन 10 to 20, frequency is 10. Then 10 + 20 divided by 2, that is 30 divided by 2 15. तो अब 10 का आपको क्लास साइज दिख रहा है आपको यहाँ पे. Then 20 to 30, 20 to 30 में 15 है फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा. 10 का गैप चल रहा है. 30 to 40, so this is frequency 9 and this will be 35, and finally 40 to 50, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 10 and this value will be 45. अब हमें एक assumed mean यानी एक वैल्यू लेनी होती है जो कि हमारी लगभग, हम कोई एक बीच की वैल्यू को assume कर लेते हैं कि वो हमारा मीन है. assumed mean सपोज हमने 25 ले लिया. अब हम यहाँ पे DI लिखते हैं. नेक्स्ट कॉलम जो हमारा होता है यहाँ पे वो DI होता है. तो DI में हम XI माइनस A कर लेते हैं और हम चूंकि स्टेप डेविएशन कर रहे हैं तो हम इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं अपॉन H करके. ठीक है, H जो क्लास साइज है. अदरवाइज डेविएशन तो हमारा XI माइनस A है और फिर हमारा जो कॉलम बनेगा वो FI/DI का कॉलम बनेगा. अब यहाँ पे DI XI माइनस A अपॉन H करेंगे. तो देखिए XI है हमारे पास 5, तो 5 में से 25 माइनस करेंगे. तो मैं पहली वैल्यू को अलग से समझा देता हूँ. 5 माइनस 25 एंड डिवाइडेड बाई H जो कि आपका 10 है. तो ये देख रहे हैं आप, -20 डिवाइड बाई 10 दैट इज -2. तो यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास -2 आएगी. देन ऑफ कोर्स जो दूसरी वैल्यू है, जब 5 की जगह 15 करेंगे तो -10 बचेगा, तो -1 ही आएगी. अगली वैल्यू 0 होगी, अगली वैल्यू 1 होगी और अगली 2 होगी. तो ये एक पैटर्न सा बन जाता है. सो यू कैन रिमेंबर दिस. तो स्टेप डेविएशन जब हमको कहा जाए तो हम इस मेथड को कर लें तो ज़्यादा हमारा ये क्वेश्चन और सिंपल हो जाता है. कुछ लोग कहेंगे कि स्टेप डेविएशन में ये इतना ही लेना है XI माइनस A, तो वो भी आप कर सकते हैं. तो XI माइनस A करेंगे तो आप सीधा FI/DI करेंगे और फिर H नहीं लेंगे तो H वो आपके फॉर्मूले में भी नहीं है. तो हम यहाँ पे H से डिवाइड भी कर दें. मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ में. तो 6 हमारी फ्रीक्वेंसी है, 6 और 2 ये -12 हो गया वैल्यू.
देन 10 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये आपका -10 हो गया नेक्स्ट वैल्यू। देन थर्ड वैल्यू 15 इंटू 0, ये 0 हो गई। देन 9 इंटू 1, 9 हो गई। एंड देन 10 इंटू 2, 20। ये आपका FIDI का कॉलम हो गया जिसका हमें सम करना है और फ्रीक्वेंसी का भी सम करना है। तो इसका सम देख लेते हैं कितना होगा। सबसे पहले तो ये हमारे पास 20 है, ये 29 है, तो 29 तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं और ये आप देखिए 10 और 12 दैट इज 22 माइनस का 22 नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज ही आपके पास ज़्यादा हैं, दैट इज 7। तो 7 आपके पास पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से ये आ गई, जो कि सिग्मा FIDI आपको 7 मिल गया। सिमिलरली हम फ्रीक्वेंसी का सम भी देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हमारे पास सम है, 6 है, 6 5 11, 11 9 20, 20 का 0 2 2 और 1 3 4 5, ये 50 है। सो फ्रीक्वेंसी आपके पास ये 50 है। सो नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला, दैट इज एक्स बार मीन इज इक्वल टू ए, ये हमने 25 लिया है, प्लस सिग्मा FIDI, ये हमने निकाल दिया जो कि 7 है, डिवाइडेड बाई सिग्मा FI जो कि फ्रीक्वेंसी 50 है, और इनटू H जो क्लास साइज है, H हमारे पास वो 10 है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया था जो क्लास साइज है इन दोनों का डिफरेंस होता है, जो कि H की वैल्यू है जो इस केस में 10 है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या वैल्यू हमको मिलती है। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। सो x बार इज इक्वल टू 25 प्लस, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 7/5 बच रहा है। सो दिस कम्स 25 प्लस 5 से हम 7 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5, 2 बचता है 0, 25 4 जा 20। सो योर आंसर इज 26.4। तो 26.4 जो है वो हमारा इस केस में मीन हो गया स्टेप डेविएशन का यूज करके। नॉर्मली मेथड्स के बेसिस पर कहा नहीं जाता, बट ये मेथड सबसे सिंपल है और सबसे कम कैलकुलेशन का मेथड होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर बार क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करें। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 29। आगे बढ़ते हैं, कम टू क्वेश्चन नंबर 30। 31 तक हम कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो में 31 क्वेश्चन जो सेक्शन सी है वो कंप्लीट हो जाए हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, 29 हम कर चुके हैं, 30 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, इन द गिवन फिगर P से लेकर A तक PB आर टेंजेंट्स, जो कि टेंजेंट में मालूम है इक्वल होते हैं, सेंटर O प्रूव दैट OP बाइसेक्ट्स एंगल APB ये एंगल बाइसेक्ट होता है, ये हमें प्रूव करना है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 को हमें इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट, OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब हमें यहाँ पर भी एंगल 90 प्रूव करना है और इन दोनों को भी इक्वल करना है। तो दो हिस्से हैं हमारे इस क्वेश्चन के, तो हम देखते हैं फटाफट कैसे कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग हैं। सो लुक एट दी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देखिए कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, तो हम पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। वी विल टेक ट्रायंगल इन ट्रायंगल्स OAP and OBP। देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये AP और ये BP टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, AP BP इक्वल है। यहां रीजन दे दें आप, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। देन सी OA और OB रेडियस हैं आपके, OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो सेम हो गए। तीसरी चीज आपके पास आप देख पा रहे हैं कि
ये OP है ये कॉमन है, तो OP कॉमन साइड है, तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है OAP is congruent to triangle OBP, ट्रिपल एस इसमें यूज कर दिया हमने क्राइटेरियन, और जिससे हमें ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। OP बाइसेक्ट्स एंगल APB, OP बाइसेक्ट्स एंगल APB। अब जब ये ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर अंदर भी ये एंगल इक्वल हो चुके हैं, these two angles are also equal, ये भी CPCT से हुआ। तो हम यहाँ पे यही दो एंगल को यूज करके इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जो कि हैं एंगल ट्रायंगल AOQ एंड BOQ। इन दो ट्रायंगल्स को हम अब कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा, हम ये प्रूफ कर पाएंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, इसी पर लिख लेते हैं पहले तो ये जो जगह दिख रही है हमको, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, इन एंगल्स को कुछ मार्क कर लेते हैं, इन एंगल्स को। यहाँ पे हमारा जो एंगल है ये हमारा एंगल 3 है, इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं, और इस एंगल को हम एंगल 4 लिख लेते हैं। ये हमने दो एंगल मार्क कर लिए। तो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हम लिख लेते हैं, जो कि CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से होगी। नाउ टेक अनदर टू ट्रायंगल्स। अब हम लिखेंगे सेकंड पार्ट करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन ट्रायंगल्स, अब कौन से ट्रायंगल लेंगे, देखिए OAQ, OAQ एंड OBQ, OBQ, ये दो ट्रायंगल्स को हमने लेने हैं। यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया पहला, तो जो कि हमने प्रूफ कर दिया है, तो हम प्रूव्ड अबव लिखते हैं ऐसी जगहों पर, प्रूव्ड अबव। देन आप देखेंगे ये OA और OB इक्वल है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, ये रेडियस है, इसको रेडियस लिख लेते हैं। एंड तीसरी चीज OQ आपको कॉमन दिख रही है, OQ दोनों में ही है, OQ इज इक्वल टू OQ जो कि कॉमन है। तो साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल OAQ is congruent to triangle OBQ, ये हमने बाई SAS किया। और यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा कि एक तो AQ इक्वल्स टू BQ हो जाएगा CPCT से, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो वी कैन राइट AQ इज इक्वल टू BQ, जो कि बाइसेक्ट करने की बात कर रहे हैं। बाइसेक्टर तो बात प्रूफ हो गई, राइट भी प्रूफ करना है। तो ये जो एंगल देख रहे हैं आप, एंगल AQO, यहीं पर लिख देते हैं, एंगल AQO इज इक्वल टू एंगल BQO, ये दोनों ही चीजें CPCT से होंगी। जब CPCT से हम ये करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, हमें चूंकि 90 प्रूफ करना है एंगल, तो 90 प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये दो एंगल चूंकि जो हमने इक्वल प्रूफ लिखे हैं यहाँ पे, ये दोनों तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों का सम 180 है। तो हम यहीं पर लिख देंगे, सिंस AQO प्लस एंगल BQO इज इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इक्वल भी है। इक्वल है तो आप कोई एक एंगल लिख लेंगे, इनको तो ट्वाइस कर सकते हैं, ट्वाइस एंगल AQO is equal to 180. This implies angle AQO is 90.
तो जैसे ही आप 90 करेंगे तो आप लिख देंगे कि ये जो 90 हो गया यहाँ पे, तो ये OP यानी OQ जो है वो इस पे परपेंडिकुलर हो गया। सो OQ इज परपेंडिकुलर टू दिस AB। अब OQ ही जो है वो इसका पार्ट है, OP का पार्ट है, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो आपने परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया, आपने बाइसेक्ट भी प्रूफ कर दिया, तो ये इसलिए राइट बाइसेक्टर जो बोला इस क्वेश्चन में, ये राइट बाइसेक्टर इस तरह से प्रूफ होगा। हेंस हम लिख देंगे OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट आपने देखा, उसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चूंकि हम ऑप्शनल क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, इसलिए हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना है तो ऑप्शनल क्वेश्चन भी बताना जरूरी है। तो इसका जो और वाला पार्ट है वो आप देख लीजिए, उसमें क्या कहा गया है। और वाला पार्ट हम और देख लेते हैं इसका। ये है जो कि आपकी एक थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर 30 जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 30 क्वेश्चन ये है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं, जस्ट मिनट। ये हो गया, ओके। Prove that the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वेरी कॉमन। बेसिक के क्वेश्चन पेपर में आप मान लें कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है जो कि पूछा जा सकता है, और बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है। जब भी आप कोई थ्योरम प्रूव करें तो सबसे पहले आप गिवन लिखें, व्हाट इज गिवन, फिर आप टू प्रूव लिखें, दूसरा स्टेप क्या प्रूव करना है, तीसरा स्टेप इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन लिखें, और देन आप उसका प्रूफ करें। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स इसमें कटने का कोई चांस नहीं है। गिवन क्या है, पहले एक फिगर बना लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो फिगर है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल। तो एक सर्कल है हमारे पास में और एक पॉइंट है आउटसाइड कहीं से, वहां से हमने इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं। एक टेंजेंट ये है, मान लीजिए एक टेंजेंट आपका ये है, ये O पॉइंट हो गया, ये E मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब टच कर रहा है, और यहाँ पे इसका सेंटर है। तो ये हमें गिवन है, तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, तो हम लिख लेंगे गिवन में OA एंड O क्या लिखें, इसको हम P लिख देते हैं, O को हम सेंटर ले लेंगे सर्कल का, तो हम P लिख देते हैं। PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू सर्कल, ये हमने गिवन लिख देना है। तो प्रूफ क्या है, हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं, PA इज इक्वल टू PB हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम P से लेकर के O तक ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते हैं और यहाँ इस रेडियस को भी ज्वाइन करते हैं। तो हम ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, ज्वाइन जो किया है वही लिख देना है, ज्वाइन PO OA एंड OB, ठीक है। जहां पे O क्या है, O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है। अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल्स POA, ये POA है, एंड दूसरा ट्रायंगल POB है, POB। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो हमें मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल है 90, ये है हमारा कॉमन साइड जो PO है, और ये है रेडियाई सेम सर्कल की। तो यही तीन चीजें हमने लिखनी है। तो हमने लिखना है OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यहाँ पे हम लिख देते हैं।
देन एंगल लिख लेते हैं, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। इसका रीजन हम दे देंगे वही, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमारी थ्योरम है, पढ़ी भी है हमने थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एंड पीओ कॉमन। बस इसके बाद हम देखते हैं क्या राइट एंगल के सामने की साइड हमें इक्वल मिल रही है, इधर राइट है इधर राइट है, तो ये कॉमन है, तो ये हाइपोटेन्यूज है एक्चुअली, हाइपोटेन्यूज साइड एंड ये आपका एंगल। तो आरएचएस हमारा इसमें क्राइटेरियन लग रहा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल POA is congruent to triangle POB by RHS। ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होते ही CPCT आप अप्लाई कर देंगे, जिससे कि आप बता पाएंगे कि PA इज इक्वल टू PB है। तो ये आपका CPCT से इस तरह से ये आपकी थ्योरम कंपैरेटिवली जो पिछला क्वेश्चन था उससे आसान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा 30th क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और फिर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। सेक्शन डी हमारे लिए उसमें क्या क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। लुक एट दिस। तो 31 क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 32 से आपके फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, सेक्शन डी शुरू हो जाता है। तो आपको बोला है सम ऑफ 2 डिजिट्स। जब भी मैं कहता हूं बार बार कि 2 डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप उसमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को मार्क कर लें। लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, और टेंस डिजिट को y मान लिया। y। अब कोई भी जो 2 डिजिट नंबर है ना उसको देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि आगे मैं क्या कर रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं आगे। 2 डिजिट नंबर, वो देखिए मान लीजिए 2 डिजिट नंबर ये है 25। 25 में ये आपका यूनिट प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है, ये सॉरी ये आपका यूनिट प्लेस है और ये आपका टेंस प्लेस है। ठीक है, यहाँ यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया। अब देखिए नंबर कैसे बना, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को लेकर के। आपका यूनिट प्लेस प्लस यूनिट प्लेस का वैल्यू जो है वो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू 5 है, प्लेस वैल्यू 1 है, तो ये 5 इंटू 1 हुआ। और जो टेंस प्लेस में जो नंबर लिखा है उसकी वैल्यू है 10, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 10 होगा, यानी 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। 20 क्यों किया, क्योंकि टेंस प्लेस था, टेंस प्लेस में जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए अब जब यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे तो हम यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर। अभी हम क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये कर लेना है, किसी भी 2 डिजिट के क्वेश्चन में इस तरह का काम पहले कर लेना। अब हमारे पास यूनिट प्लेस x है, तो x का प्लेस वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस जो टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 10y ऐसा हो गया। सो योर नंबर इज x प्लस 10y। अब अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में अगर नंबर लिखना चाहते हैं, तो रिवर्स नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, जब आप यूनिट और टेंस डिजिट का प्लेस बदल देंगे तो रिवर्स नंबर यानी नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो रिवर्स नंबर क्या होगा कि ये जगह बदल जाएंगी x और y की, y यहाँ पहुंच जाएगा, x यहाँ पहुंच जाएगा, और इतना ही होना है। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस y बन जाने वाला है और टेंस प्लेस जो है वो ये बन जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखें, अगर मैं इसको 52 करूं तो 2 यूनिट प्लेस पे आ गया, तो 2 की वैल्यू 1 से प्लेस वैल्यू 1 हो गई, प्लस 5 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तभी 50 प्लस 2 52 बनेगा। यहाँ पर भी यही कर देना है, यहाँ पर हमने लिख देना है 10x प्लस y। y
अकेला रह जाएगा और 10 जो है ये x जो है वो 10 से मल्टीप्लाई। अब आप आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बोली हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर, sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of digits is 99। तो दोनों नंबर्स का जो सम है वो x प्लस 10y, ये ओरिजिनल नंबर, प्लस रिवर्स किया तो 10x प्लस y, ये जो है हमारे पास 99 है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। तो ये 10 और 1 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। आप 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 99 और x प्लस वाई जो है वो बचेगा, 11 इधर चला जाएगा, 9 जो कि आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आप दूसरा देखते हैं, इफ टेंस डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट, अब तो ये फर्स्ट कंडीशन थी, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। टेंस डिजिट क्या थी? टेंस डिजिट y थी। तो y is equal to 3 more than the unit digit, 3 more than unit digit जो कि x थी। तो y की वैल्यू 3 प्लस x है, तो इस y की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस, इंस्टेड ऑफ y व्हाट शुड आई राइट, y की जगह मैं लिखता हूँ 3 प्लस x, 3 प्लस x इज इक्वल टू 9। ये हो गया 2x is equal to 9 minus 3, x is equal to 2x is equal to 6, x is equal to 6 divided by 2 3, x 3 हो गया। और x अगर 3 है तो y कितना होना चाहिए, y तो 3 ज़्यादा है, y 6 होना चाहिए। और अब आपका नंबर क्या होना चाहिए वो यहाँ लिखते हैं। नंबर क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 3 है, टेंस डिजिट 6 है, तो 63 इज दी रिक्वायर्ड नंबर। 63 आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया। इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए सेक्शन सी के सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। तब तक के